ट्री बनता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ट्री होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो आयोग ने जो आंसर दिया है वो उसमें भी दुविधा है, मैं वो पढ़ के बताता हूँ। टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन दिया था टांटिया, दूसरा गणपत, तीसरा बिजनिया, तीसरा टंडा। ये 4 ऑप्शन दिए थे और जो आयोग ने आंसर दिया है टंडा दिया है। तो जो कि हमारे हिसाब से ये गलत होना चाहिए, इसका सही उत्तर होना चाहिए टांटिया। ठीक है। एक इस प्रश्न में दुविधा है और एक प्रश्न और है जो कि रोबोटिक्स से ही संबंधित है, रोबोटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो उसका प्रश्न ये था कि गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसके जो ऑप्शंस थे, पहला, देखिए हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसके इंग्लिश वाले ऑप्शन को पढ़ते जाता हूँ। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने ट्रांजैक्शंस, कॉमा इंटरेक्शंस, कॉमा ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सीक्वेंस होना चाहिए। ये ए ऑप्शन है। जो बी ऑप्शन बोल रहा है इंफॉर्मेशन, कॉमा ट्रांसफॉर्मेशन, कॉमा इंटरेक्शंस एंड ट्रांजैक्शंस, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शंस, फिर इंफॉर्मेशंस, फिर इंटरेक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। और चौथा ऑप्शन ये दे रहा है इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शंस, ट्रांजैक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। अब जो आयोग ने आंसर दिया है इसका ऑप्शन डी दिया है और वो है इंफॉर्मेशन पहले आएगी बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन के बाद इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन के बाद ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शंस के बाद ट्रांसफॉर्मेशन। ये आयोग का आंसर है। इसमें कई लोगों को डाउट है तो हो सकता है ये ऑब्जेक्शंस में भी गया है ये क्वेश्चन। तो जब चेंज आएगा उसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आगे कुछ अधिक डाउटफुल मुझे क्वेश्चंस नहीं लगे हैं। ज़्यादातर मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर सही हैं और लगभग मतलब ये मान के रखिए 96 क्वेश्चंस के जवाब लगभग सही हैं। 4 या 5 क्वेश्चंस में डाउट है। एक क्वेश्चन और है जिसका थोड़ा सा डाउटफुल है। वो क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? अब इसमें पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति का आशय। मैं इंग्लिश में भी इसका ऑप्शन पढ़ूंगा। ए ऑप्शन है इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा ऑप्शन पर है राष्ट्रपति का निर्देश, इंग्लिश में डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति का विवेक, विजडम ऑफ प्रेसिडेंट। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति की सहमति, कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए मेरे अकॉर्डिंग विजडम ऑफ प्रेसिडेंट और कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। ए या बी ऑप्शंस मुझे करेक्ट लग रहे हैं। आयोग ने जो आंसर दिया है इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट दिया है, इट शुड बी करेक्ट, बट ये भी एक डाउटफुल है। डायरेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट भी हो सकता है ना, क्योंकि जब वो डायरेक्ट करता है, राष्ट्रपति डायरेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जो जॉइंट सिटिंग होती है वो उनके डायरेक्शंस पे भी हो सकती है और इट मे बी पॉसिबल। तो ये ए और बी ऑप्शंस दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। लेट अस सी कि क्या होता है, आयोग कौन सा सही उत्तर मानेगा। आखिरी जो इसकी फाइनल आंसर की आएगी उसमें हमें देखना पड़ेगा। आगे देखा जाए तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा मतलब किसी क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा मुझे कंफ्यूजन नहीं लग रहा है। एक और क्वेश्चन मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित था। क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 में के लिए क्या था? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया था 28.12%, दूसरा ऑप्शन दिया था 4.85%, तीसरा ऑप्शन दिया था 39.85% और आखिरी ऑप्शन था 34.14%।
तो जो आयोग ने आंसर दिया 34.14%, इसमें भी अभी डाउट है। कुछ लोगों का मानना है कि ये लगभग 27 से 28% के आसपास था। अब लेट अस सी कि इसका क्या होता है, अभी उसमें भी ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। अच्छा, इसका एक एनालिसिस और मैं बता दूं आपको कि मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था, लगभग एमपी का जो पोर्शन था, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, इतिहास, मध्य प्रदेश संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश के खेलकूद, इन सभी को क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है। और इस पे मतलब वो जो मैं आपको बता रहा था सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि 33 क्वेश्चंस एमपी से पूछे गए हैं। तो जो पहली यूनिट थी एमपी की, जो पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति के बारे में जिसमें पढ़ना था हमें, उस चैप्टर से जब पूछे गए हैं 9 प्रश्न उससे पूछे गए हैं, ठीक है। और आपके यूनिट नंबर 3 जो एमपी से रिलेटेड है, इसमें मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में पढ़ना था हमें। तो इस तीसरी यूनिट से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो 5वीं यूनिट थी मध्य प्रदेश संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इस 8 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। और जो 8वीं यूनिट है वो जो 8वीं यूनिट है, इससे मध्य प्रदेश के संदर्भ में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। वो इस हिसाब से कि जो 3 व्यक्तित्व के बारे में जो पूछा गया है, भूरी बाई आपकी और जो बाल कवि बैरागी थे, है ना, ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित थे। और आपके कैलाश सत्यार्थी, तो ये तीनों ही व्यक्ति आपके मध्य प्रदेश से संबंधित थे, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या हो जाती है वो लगभग एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ 33 एग्जैक्ट क्वेश्चंस मध्य प्रदेश से पूछे गए हैं। तो आप वेटेज भी देख सकते हैं कि मतलब 67 क्वेश्चंस आपके अदर साइड से पूछे गए हैं, अदर टॉपिक्स जो हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये सिलेबस थोड़ा सा नया था, हर बार की तरह मतलब एक्चुअली एक स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करी है आयोग ने कि एक यूनिट से मतलब मिनिमम मतलब इतने क्वेश्चंस आने चाहिए। 8 से 10 क्वेश्चंस आप मान के रखिए। तो एवरेज मैं बोलूँगा हर यूनिट से एक एवरेज उन्होंने उठाया है, एक मतलब स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन करके रखा है। जैसे पहली यूनिट से 9 क्वेश्चन, दूसरी से 8, तीसरी से 11, चौथी से 11, पाँचवीं से 8, छठी से 12, सातवीं से 11, आठवीं से 10, नवीं से 10 और 10वीं से भी 10 प्रश्न। तो काफ़ी बैलेंस इन्होंने पेपर बनाया है कि हर यूनिट से। उसके पहले क्योंकि देखा जा रहा था कि मतलब कोई पैटर्न नहीं था, किसी भी यूनिट से कुछ भी मतलब क्वेश्चंस कभी ज़्यादा कम हो जाते थे। तो इससे काफ़ी मतलब बच्चों को जो मतलब रेगुलर मतलब जो स्टडी कर रहे हैं उनको नुकसान हो रहा था। मतलब जो मतलब बैलेंस स्टडी करते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता था। तो ये काफ़ी बैलेंस पेपर है मेरे अकॉर्डिंग। और प्रश्न देखे जाए तो कुछ प्रश्नों को टफ जरूर कहा जा सकता है। जो जैसे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न थोड़े से टफ थे, है ना। और जिन 2 प्रश्नों को मतलब लोगों ने इतिहास में कन्वर्ट किया है, जबकि वो प्रश्न इतिहास के नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था के हैं। जैसे प्रश्न मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई, ठीक है। ये इसका जवाब सभी को पता होगा, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र थे, ठीक है। तो ये जो प्रश्न था वो कई मतलब आपके YouTube चैनल से और या फिर अदर जो आपके एग्ज़ाम के पर्पस से जो भी मतलब चैनल्स चला रहे हैं, MPPSC के चैनल्स चल रहे हैं, उसमें इसको हिस्ट्री में कंसिडर किया है। जबकि मेरा मानना है ये एक पॉलिटी का प्योर पॉलिटी का सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी में इसे कंसिडर किया जाता है। और एक और प्रश्न को इन लोगों ने हिस्ट्री में कंसिडर किया है, वो प्रश्न मैं पढ़ के बता रहा हूँ। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और पीवी पर्स की समाप्ति कब की गई। तो इसका आंसर भी आपको
जानकारी में होगा, 1971 में इंदिरा गांधी के समय पीवी पर्स के जो अधिकार थे उनको समाप्त किया गया था। तो इस प्रश्न को लोगों ने हिस्ट्री में कंसिडर किया है, जबकि ये भी एक प्योर पॉलिटी का प्रश्न है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हैं। इस हिसाब से जो हिस्ट्री में कुछ लोगों ने 10 प्रश्न बताए हैं, वो भारत के जो इतिहास है उसमें लोगों ने 10 प्रश्न में, तो इन 2 प्रश्नों को आप अगर पॉलिटी में कंसिडर करेंगे तो पॉलिटी में 2 क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे और हिस्ट्री में ये 2 क्वेश्चंस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से बैलेंस पेपर था। मतलब कुछ प्रश्न जरूर टफ थे, जो कि हर साल की, मतलब आप एक एसडीएम की तैयारी कर रहे हैं, उसका एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस स्टैंडर्ड का पेपर होना ही चाहिए, तभी मतलब उसमें सिलेक्शंस और रिजेक्शंस तभी हो पाएगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मतलब टफ पेपर था। इट इज़ ए मॉडरेट पेपर। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। आप जो भी मतलब विषय रहेगा, मैं आपको अगले टॉपिक्स के बारे में ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।